गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें जेई एग्जाम के हिसाब से या नीट एग्जाम के हिसाब से। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हर बार ये मान के चलिए कि जैसे जेई में बात करें तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, नीट में 3 या 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इंक्लूडिंग हम इसमें इंस्ट्रूमेंट पार्टी मान के चल रहे हैं। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रिलेटेड मीटर, ब्रेज, ये सब चीजें जो हैं। तो और आगे भी जब हम इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं करंट के वो काफी काम आते हैं, काफी यूज होते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से ये चैप्टर आना चाहिए। तो जैसा हम हर बार करते हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन के ऊपर। आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, आंसर देना है, और फिर हम देखेंगे कि आंसर सही है या गलत है, और ये बताएंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, क्या किया जा सकता है। और अगर वहां पर अगर आपने कोई दूसरा मेथड अपनाया है तो आप नया मेथड सीख सकते हैं, और अगर आपने कुछ गलती की है तो आप उस गलती से भी सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग आदित्य। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। In the circuit shown, the resistance R is a variable resistance. Small r जो है variable resistance है. If for R is equal to FR, the heat generation in R is maximum, then the value of F is. तो अगर स्मॉल r F टाइम्स कैपिटल R है और उसमें हीट जनरेशन मैक्सिमम होती है, तो इस F की क्या वैल्यू होगी? तो देखो क्या आंसर आएगा। तो देखो क्या दे रखा है, इन दिस सर्किट शोन रेजिस्टेंस R इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इफ फॉर R इज इक्वल टू FR द हीट जनरेटेड इन R इज मैक्सिमम। इसमें हीट जनरेटेड मैक्सिमम होगी, तो इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो एक तरीका तो ये होता है कि हम इसमें जो पावर है वो पावर निकालें और उस पावर को मैक्सिमाइज करें डिफरेंशिएट करके। या फिर एक तरीका क्या होता है कि ये हम एज ए रिजल्ट याद रखते हैं कि अगर कोई भी एक सिंपल ऐसा सर्किट होता है कि ये सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है आर। तो और अगर ये आर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि फॉर, या मतलब इसको क्लास में हम डिराइव करते हैं और याद भी रखते हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर, दिस जो कैपिटल आर है ये किसके बराबर होना चाहिए? स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्या यहां पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली? अब देखो वो तभी होता है जब एक वेरिएबल रेजिस्टर है और ये ऐसा दूसरा रेजिस्टर है वो सीरीज में। मल्टीपल रेजिस्टर्स भी हो तो वो सब सीरीज में हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये सेल है, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, R2, सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर में पावर मैक्सिमम कब होगी? तो फॉर मैक्सिमम पावर इन कैपिटल आर, जो कैपिटल आर है बेसिकली क्या करें हम, इन तीनों का, बचे हुए तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लें। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल के उसको एक रेजिस्टेंस सीरीज में ऐसा ही मान सकते हैं। तो आर किसके बराबर हो जाएगा? आर प्लस R1 प्लस R2। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएं तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम ऐसे केस में जिसमें एक वेरिएबल रेजिस्टर है और बाकी दोनों, बाकी 2 3 जितने भी हैं वो सीरीज में है, वैसा केस बन जाए तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा केस नहीं बन रहा सॉरी, डायरेक्टली ऐसा केस नहीं बनेगा। तो फिर क्या हम इस तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बाकी जिन्होंने किया है उन्होंने कैसे किया? क्या उन्होंने पावर निकाल के डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज किया, या फिर क्या तरीका अपनाया? एक बार बताइए चैट पे। तब तक मैं इस सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करके बनाता हूं।
ओके, तो समर्थ कह रहे हैं पावर फाइंड करके। चलो, तो देखो, पावर फाइंड करके कर सकते हैं, टाइम उसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन एक ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसको थोड़ा समझो, ये कई जगह पे हमें हेल्प कर सकता है। तो एक्चुअली में क्या करना है हमें, अगर इसको एक सिंगल सर्किट बना ले तो सिंगल सर्किट के लिए हम कई सारे रिजल्ट्स याद रखते हैं, तो हमारे लिए वो हेल्पफुल होता है कई जगह पे। अब सिंगल सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दो चीजों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। यहां पे किन दो चीजों का, इन दो का। अब हम इक्विवेलेंट किसका निकालते हैं, एक तो जैसे रेजिस्टर का, है ना, या बैटरीज का। लेकिन अगर ऐसा केस है हमारे सामने कि एक रेजिस्टर और एक बैटरी और एक रेजिस्टर है, तो इसका हम इक्विवेलेंट नहीं लिख सकते। क्यों? रेजिस्टर्स को पैरेलल में तभी मानेंगे जब सिर्फ रेजिस्टर रेजिस्टर दो सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो, या यहां पर भी एक बैटरी होती तो ये दो बैटरीज का इक्विवेलेंट बन जाता। तो कई बार क्या होता है, हमें समझ नहीं आता ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, और हम काफी टाइम वेस्ट करते हैं, काफी टाइम लग जाता है। तो देखो, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मान लो ई बैटरी, यहां पे कोई बैटरी नहीं है, मैंने एक बैटरी मान ली 0 वोल्ट की, 0 वोल्ट की बैटरी, मतलब कोई बैटरी नहीं है। अब ये दोनों जो बैटरीज हैं, एक 0 वोल्ट की और एक ई वाली, ये दोनों किसमें आ जाएंगी, पैरेलल में। तो पैरेलल में दिस इज इक्विवेलेंट टू एक ईएमएफ आएगा, वो ईएमएफ निकाल सकते हैं, अभी मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है उसकी। और इसका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें, पैरेलल जैसा ही आ जाता है। तो आर और आर का पैरेलल में आ गया R/2। अगर किसी को नहीं याद है फॉर्मूला, तो मैं लिख देता हूं जिससे कि रिवीजन हो रहा है तो फॉर्मूला याद रहे। तो पैरेलल में अगर बैटरीज होती है तो ई इक्विवेलेंट होता है E1/R1 प्लस E2/R2, और ज्यादा बैटरीज होंगी तो और टर्म्स आ जाएंगी, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल में होता है। और R इक्विवेलेंट वैसे ही होता है जैसे पैरेलल रेजिस्टर्स के लिए होता है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2, ज्यादा होंगे तो और टर्म्स आ जाएंगी। बस ईएमएफ में पोलैरिटी का ध्यान रखना है। तो ये ईएमएफ जो भी आए उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस आ गया R/2, और एक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आ गया R। अब देखोगे ये सर्किट वैसा ही बन गया जैसा हम यहां पर देख रहे थे। तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टर में पावर का मैक्सिमम होती है जब ये रेजिस्टर बाकी जो भी रेजिस्टर है उसके इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए, सिंगल है तो सिंगल के बराबर हो जाए। तो यहां पे ये स्मॉल r वेरिएबल है, इसमें पावर का मैक्सिमम होगी जब ये R/2 के बराबर हो जाएगा। सो फॉर मैक्सिमम पावर इन स्मॉल r इज इक्वल टू R/2। अब मैंने क्या है, समझाने के हिसाब से इतना समय लेके इसको किया है, तो लग रहा है कि काफी लेंथी हो गया ये प्रोसेस। लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कई क्वेश्चंस जहां पे करंट फाइंड करना होता है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, रेजिस्टर्स हैं, तो हम उसको कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो क्या करना है, बैटरी नहीं है तो बैटरी बना लो 0 वोल्ट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और हम बैटरी जैसा इक्विवेलेंट मान के कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा, और आगे इसको यूज करोगे तो और इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ आएगी। तो जस्ट टाइप इज क्लियर हुआ ये। चलो, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये है अगला क्वेश्चन। अ 9 वोल्ट बैटरी with internal resistance of 0.5 ohm is connected across an infinite network as shown in the figure. All emitters A1, A2, A3 and voltmeter V are ideal. Choose the correct statement. तो एक ऐसा सर्किट दे रखा है, एमीटर दे रखे हैं, ये वाला A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे सीक्वेंस में A1 A2 A3, और इस तरह से 1 ओम के रेजिस्टेंस है ऊपर और नीचे, और बीच में वर्टिकल वाले 4 ओम के हैं, और इनफाइनाइट सर्किट है। तो हमसे पूछा है रीडिंग ऑफ A1 क्या होगी, ठीक है, और रीडिंग ऑफ V क्या होगी, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो चलो देखो क्या आंसर आएगा। चलो, तो अब एक काम करो, समझ लो क्या करना है, क्योंकि इतना देर से अगर आंसर नहीं आया दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है या भूल गए कैसे करते हैं। तो देखो, कभी भी इनफाइनाइट नेटवर्क, अब ये कॉन्सेप्ट समझो, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कभी भी इनफाइनाइट नेटवर्क हो तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे।
तो जैसे ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, सिमेट्रिक है, देखेंगे कैसे सिमेट्री है, 1 1 और फिर 4 आ रहा है, फिर 1 1 4, फिर 1 1 4 1 1 4, इस तरह से चल रहा है। तो हमने क्या किया, जो दो शुरू के पॉइंट्स हैं बेसिकली यहां वाले और यहां वाले, तो इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, और ऐसे आगे इसको M बोल दिया, इसको N बोल दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लेते हैं कि लेट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज R। हमने मान लिया पूरे सर्किट का, इनफाइनाइट सर्किट का रेजिस्टेंस P और Q के बीच में R है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन M एंड N, इसको भी मैं R बोल सकता हूं। अब ये थोड़ा समझने वाली चीज है। देखो P और Q से हमें सर्किट कैसा दिख रहा है, 1 ओम फिर 4 ओम, फिर 1 ओम 4 ओम, 1 ओम 4 ओम, ऐसे इनफाइनाइट सर्किट। अगर मैं पहली एक ब्रांच हटा दूं, ये वाली 1 4 और 1 वाली, बचा M और N, इसके आगे अगर मैं सर्किट देखूं तो भी क्या दिखेगा, 1 1 4 1 1 4 1 1 4, इनफाइनाइट। यानी कि वैसा ही सर्किट मिलेगा जैसा P और Q से देखने पे मिल रहा था। तो अगर वैसा ही सर्किट मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि उस पूरे पार्ट का भी रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए। तो यहां तक अगर क्लियर है तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो आगे हमारे पास M और N पॉइंट्स हैं, इसके आगे का भी पूरा रेजिस्टेंस R होना चाहिए। तो इसको हम R से रिप्लेस कर सकते हैं। ये R हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये P और ये Q हो गया। अब यहां से हम R P Q, P और Q के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो बता सकते हैं। अब 4 और R पैरेलल में आ गया तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4R बाय 4 प्लस R। दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट R1 R2 बाय R1 प्लस R2 हो जाता है, प्लस ये दोनों उसके साथ सीरीज में आ जाएंगे 2। और ये आर पी क्यू भी किसके बराबर है, आर के बराबर, तो इसको हम आर से इक्वेट कर दे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4R प्लस 4 प्लस आर, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस 2R, और 4 प्लस आर राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4R प्लस आर स्क्वायर। तो 4R माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2R माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा R माइनस 4 R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से R की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी। R नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो R इज इक्वल टू 4 ओम, ये आ जाएगा। यानी कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा। तो ये जो सर्किट है इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके अब बना सकते हैं। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये पूरे का इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। तो जो करंट फ्लो करेगा इधर मेन ब्रांच से, A1 वाली ब्रांच से, इसको मैं I1 बोल दूं, तो I1 इज इक्वल टू 9, और ये 4 और 0.5 सीरीज में है, तो 9 अपॉन 4.5 दैट इज 2 एम्पियर। तो I1 2 एम्पियर, तो ये पहला सही हो गया। ठीक है, रीडिंग ऑफ V की रीडिंग ध्यान रखेंगे, 9 वोल्ट नहीं आएगी, वो क्या होगी, वो सोर्स की तरह काम कर रहा है सेल, और सेल जब सोर्स की तरह काम करता है तो उसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो होती है E माइनस आई आर। तो I तो I1 के बराबर हो गया, तो E कितना हो गया, 9 माइनस 2 इंटू 0.5 दैट इज 8 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी 8 वोल्ट के बराबर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। और अब इससे आगे भी अगर करंट बताना हो, जैसे P और Q के बीच में इक्विवेलेंट R आ गया, तो M और N के बीच का इक्विवेलेंट भी R हो जाएगा, मतलब R मतलब 4 ओम हो जाएगा, जो आया था R की वैल्यू 4 ओम, तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 और 4 पैरेलल में, यानी करंट बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। यानी यहां से 2 एम्पियर आया था तो यहां से कितना चला जाएगा, 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर इस ब्रांच से। फिर आगे ये 4 ओम और बाकी पूरे का इक्विवेलेंट 4 ओम हो जाएगा, तो फिर बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओम का आधा 0.5 यहां से चला जाएगा, 0.5 यहां से। ऐसे हम आगे कंटिन्यूटी में कितना भी करंट बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। अच्छे क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है इनको, और स्पीड बढ़ानी है। जैसे अभी मैं समझाने के हिसाब से कर रहा हूं तो थोड़ा स्लो लगता है, लेकिन इसी को हमको क्या करना है, क्विकली करना आना चाहिए कि हम फटाफट इन सब कैलकुलेशंस को कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर।
Initially resistance P is equal to 4 ohm and the neutral point N is at 60 centimeter from A. Now an unknown resistance R is in series to P and the new position of the neutral point is at 80 centimeter from A. The value of unknown resistance R is, the unknown resistance R जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? इस पे क्वेश्चन में फिगर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। पहली बात तो ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरा रेजिस्टेंस है P और ये P नहीं होना चाहिए, इसको कुछ और नाम दे देते हैं हम, Q बोल देते हैं इसको, चलो ठीक है। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ है क्योंकि ये PP होगा तो मिड पॉइंट पे आना चाहिए, बैलेंस पॉइंट, तो लेट अस कॉल दिस एज Q। और ये भी ध्यान रखना है कि ये वायर नीचे से कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब वायर यहाँ से हटा हुआ होना चाहिए, दिस शुड बी नॉट बी कनेक्टेड लाइक दिस, तो इसको हम Q बोल देते हैं। और सिमिलर चीज यहाँ पर होगी, ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, रेजिस्टर है P। नाउ अब सॉल्व करो इसको। चलो, तो क्या दे रखा है, इनिशियली रेजिस्टेंस P 4 ओम है और बैलेंस पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो बैलेंस के लिए क्या है, अगर ये लेंथ जैसे x हो गई सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर ब्रिज है, तो अगर ये x सेंटीमीटर हो गई तो ये हो जाएगी 100 माइनस x सेंटीमीटर। और क्या होता है, बैलेंस पॉइंट में रेशियो सेम हो जाता है, यानी कि P बाय x इज इक्वल टू Q बाय 100 माइनस x। तो P कितना है 4, X कितना है 60। अच्छा, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लेफ्ट में आएगा और राइट में भी जो आएगा 100 माइनस 60 40 सेंटीमीटर आएगा, तो यूनिट्स कट जाएगी, चाहे तो लिख लो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। लेकिन ये सोच समझ के है ना कि कई बार यूनिट कन्वर्जन करना है नहीं करना है, वो लॉजिकली करना है, ऐसा नहीं कि सर आप वहां तो करते नहीं यहां कर देते हो। तो यहाँ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यूनिट्स कट जाएंगी, हमें कन्वर्ट करते तो भी वो फैक्टर आता 10 की पावर माइनस 2 का, वो कट जाता, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जीरो से जीरो कट जाएगा। एंड Q वुड बी 16 बाय 6, दैट इज द 8 बाय 3 ओम, ये आ जाएगी Q की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि हमने P के साथ एक क्या लगा दिया, एन अननोन रेजिस्टेंस R इज इन सीरीज टू P के सीरीज में लगा दिया R, और बैलेंस पॉइंट 80 सेंटीमीटर पे चला गया, तो क्या हो जाएगा, P प्लस R अपॉन 80 इज इक्वल टू Q अपॉन जो आ जाएगा 20। तो P कितना है 4, R हमें निकालना है, और ये 20 से 80 काट दो तो आ जाएगा 4, तो अपॉन 4 इज इक्वल टू Q कितना आया था 8 बाय 3। तो 4 प्लस R इज इक्वल टू 32 बाय 3, R is equal to 32 by 3 minus 4, that is 20 by 3 ohm। ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये, a uniform wire of length L and radius R has a resistance of 100 ohm. It is recast into a wire of radius R by 2. The resistance of new wire will be। इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। देखो, अब ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट सबको पता ही होगा, हम काफी अच्छे से डिस्कस भी करते हैं क्लासरूम में। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक वायर है एल लेंथ का, उसको अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच मतलब खींच कर उसकी लेंथ को एन टाइम्स कर देते हैं, तो अगर पहले रेजिस्टेंस आर था तो नया रेजिस्टेंस जो होगा वो एन स्क्वायर टाइम्स आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाय ए, और जब वायर को खींच के लंबा करते हैं तो लेंथ तो चेंज होती है लेकिन एरिया भी चेंज हो जाता है। कांस्टेंट क्या रहता है? वॉल्यूम। तो अगर लेंथ n टाइम्स हो गई तो एरिया 1 बाय n टाइम्स हो जाता है, और इसलिए रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। अब यहां पे डायरेक्ट ये बोलने की बजाय कि लेंथ को हमने क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि रिकास्ट इनटू अ वायर ऑफ रेडियस r बाय 2। तो अब हमें क्या करना है कि वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r बाय 2 का स्क्वायर इंटू एल फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम पाई r स्क्वायर एल। तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो एल फाइनल देखेंगे तो 4l के बराबर आ जाएगा।
यानी लेंथ जो है 4 टाइम्स हो गई, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो जो नया रेजिस्टेंस है इट इज 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज 1600 ओम। तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, लेकिन फिर भी वही कि पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया तो मिस्टेक हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, हर छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है उसको समझना है और तरीके से यूज करना है। चलिए, आई होप ये सबको अब क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है ये, द फिगर शोज 3 circuits 1, 2 and 3 which are connected to a 3-volt battery. If the power dissipated by the configurations 1, 2 and 3 are P1, P2 and P3 respectively, then बताना है क्या ऑर्डर होगा P1, P2, P3 का, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो सॉल्व इट। देखो, इसमें कई बार कंफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स को, वो 1 और 2 में लगता है कि सेम पावर आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है 1 और 2 जो हैं व्हीट स्टोन नेटवर्क हैं। अब इसमें एक समझने वाली बात जो है, व्हीट स्टोन नेटवर्क सबको पता होता है और कॉमनली यूज भी करते हैं, और लेकिन एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, जो बताई भी जाती है, लेकिन यही होता है कि कई बार हम उसमें कंफ्यूजन में रह जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं कि ऐसा कोई भी नेटवर्क हमें दिखता है, ठीक है, तो ये हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन नेटवर्क है, PQRS या R1, R2, R3, R4, R5। और इसमें क्या करते हैं, अगर ये बैलेंस है, बैलेंस्ड है मतलब P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S है, ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर नीचे रेजिस्टेंसेस है इनका रेशियो सेम है, या आमने सामने वालों का प्रोडक्ट सेम है, P इंटू एस इज इक्वल टू R इंटू Q। तो इस R डैश में से करंट नहीं जाएगा और R डैश को हम हटा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इसको व्हीट स्टोन नेटवर्क तभी बोलेंगे जब हम आउटपुट कहां ले रहे हैं, इन दो टर्मिनल के अक्रॉस ले रहे हैं, जो दो टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर इनके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं तो ये व्हीट स्टोन नेटवर्क है। अगर हम ये जो दो टर्मिनल ऐसे दे रखे हैं, ये वाले, एक ये और एक ये, इसके अक्रॉस अगर आउटपुट लेते हैं तो व्हीट स्टोन नेटवर्क नहीं है ये, तो हम बीच वाले को नहीं हटा सकते। यहां कई बार क्या होता है, स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो दो टर्मिनल आपस में कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली थ्रू रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस आउटपुट लेते हैं तो ये व्हीट स्टोन है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, P बाय आर इज इक्वल टू Q बाय एस, तो ये बैलेंस्ड है, तो हम बीच वाले को हटा सकते हैं। तो फर्स्ट केस में ये व्हीट स्टोन नेटवर्क बनेगा और ये 1 ओम हट जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बच गया, अब ये ऊपर वाला ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों सीरीज में 2 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, 2 ओम, 2 और ओम, 2 ओम का पैरेलल में 1 ओम। लेकिन इसमें सेकंड सर्किट में ये व्हीट स्टोन नहीं है। अब इसमें ये 1 ओम और 1 ओम ये किस में आ जाएंगे, सीधे सीरीज में 2 ओम, ये 1 ओम और 1 ओम सीरीज में 2 ओम। अब देखो 2 और 2 पैरेलल में, तो हम तीनों को एक साथ देखने के बजाय पहले दो को देख ले। 2 और 2 का कितना हो जाएगा 1, और 1 और 1 का कितना हो जाएगा हाफ, यानी इस पूरे का इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.5 ओम। और यहां पर हम बात करें तो ये 1 और 1 सीरीज में 2 ओम, ये 1 और 1 सीरीज में 2 ओम, 2 और 2 का पैरेलल में 1, और 1 और 1 का सीरीज में, यहां का टोटल इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। अब अगर वोल्टेज सेम है तो हम पावर को V स्क्वायर बाय R से कंपेयर करें, तो यानी कि जिसका R सबसे कम है उसमें पावर सबसे ज्यादा होगी, यानी कि P2 सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा P1 और फिर आएगा P3। तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कैलकुलेशन भी देखोगे सिंपल है, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे करना है, और व्हीट स्टोन को भी थोड़ा सा समझना है। सिर्फ ऐसा दिखा फिगर और व्हीट स्टोन नहीं बोल देना है, ये भी देखना है किन दो पॉइंट्स के बीच में हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आगे से ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, in the given circuit all resistances are of value capital R ohm each, the equivalent resistance between A and B is, तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
चलो देखो, मजेदार होते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, करके देखो क्या आंसर आएगा। देखो अब इसमें क्या होता है, कई बार हम इधर से शुरू करते हैं और उलझ के रह जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कई बार हमें ये भी चेक करना होता है कि भाई रेजिस्टेंस का मतलब तब है जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जैसे ये दो पॉइंट ए बी है, जैसे मैं इसको बात करूं, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, यानी कि ये पोटेंशियल सेम है इन सब पॉइंट्स का, तो इनके बीच में जो भी रेजिस्टेंसेस है अगर मैं हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भी सी है, ये भी सी है, तो मैं इन दोनों को एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इनके अक्रॉस कभी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो ये जो पाथ है एक्चुअली जीरो रेजिस्टेंस का ये मिल रहा है, और इसके साथ बाकी सारा जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो पैरेलल में आएगा। लेकिन पैरेलल में अगर एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ है और एक रेजिस्टेंस वाला पाथ है तो करंट उससे चला जाएगा। यह सिंपल सी बात है। यहाँ का पोटेंशियल सी है तो यहाँ का सी हुआ, प्लेन वायर है, यहाँ का सी हुआ तो यहाँ का भी सी हो गया, यानी दीज टू पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। तो बस हमें क्या करना है, ए बी की बात करें तो ए बी और ये सी, इसको प्लेन वायर से कनेक्ट कर सकते हैं जिनका पोटेंशियल सेम है। तो बाकी सारा सर्किट बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। तो इफेक्टिवली ये दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे किसमें, सीरीज में। तो आर और आर, जिसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि हम इसको बहुत लंबा चौड़ा करके सॉल्व करेंगे और आंसर वही आएगा, तब भी उसको भी हम करके देख लेते हैं। लेकिन ये चीजें भी क्या करनी है, मतलब अपनी नजरों को ऐसा शार्प करना है, पैना करना है कि यार देख ले कि क्वेश्चन क्या है, प्लेन वायर से हम हमको देखना शुरू करें। अगर हम वैसे नहीं जाते तो जनरली इसका अप्रोच क्या होती है कि हम कहां से शुरू करते हैं, एंड से, कि ये आर है, ये आर है, ये आर और आर मिलकर हो गया R/2R। ये 2R इस R के साथ पैरेलल में हो गया, तो 2R और R का आ गया 2R/3। ये 2R/3 अब ये से एक प्लेन वायर से कनेक्टेड है तो इसके साथ पैरेलल में आ गया। तो फिर यहां से हमने इक्विवेलेंट निकाला, फिर इसके साथ सीरीज करते, ऐसे ऐसे इक्विवेलेंट निकाल के चलेंगे। लेकिन इफेक्टिवली क्या हो रहा है, यहां पे जब पहुंचेंगे तो ये सारे सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं। इनके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस आ भी गया, मान लो ये सी, मान लो ये सी, मान लो ये सी, तो एक्चुअली मैंने बोल दिया ये ए, ये बी, यहां पे आ गया आर, यहां पे आ गया आर, ये सी और सी है। तो ये सी और सी एक तो मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, उनके साथ आ भी गया कुछ इक्विवेलेंट, जो भी आ गया। ठीक है, मान लो एक कुछ आर डैश आ गया। लेकिन अगर ये प्लेन वायर और ये आर डैश है पैरेलल में, तो सारा करंट प्लेन वायर से ही चला जाएगा, क्योंकि आर डैश के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। तो इसको हम आने के बाद भी हटा सकते हैं। तो इफेक्टिवली जो सर्किट बचेगा वो यही बचेगा। तो अब दोनों आर किस में आ जाएंगे, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट 2R। तो आई होप अब अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer has a 50 division scale. Battery has no internal resistance. It is found that their deflection of 40 divisions when R is equal to 2400 ohm. Deflection becomes 20 divisions when resistance taken from resistance box is 4900 ohm. Then we can conclude. क्या conclude कर सकते हैं हम? देखो, गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखो क्या आंसर आना चाहिए। तो क्या दे रखा है, गैल्वेनोमीटर हैज 50 डिवीजन स्केल। देखो इन सब चीजों को समझने की कोशिश करो, है ना, कि क्या है, 50 डिवीजन है उसके स्केल में। बैटरी हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज फाउंड दैट देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ 40 डिवीजन व्हेन आर इज 2400। अरे यहाँ पे भी ये प्लेन वायर नहीं बनेगा ये, ठीक है, फिगर्स थोड़े से गड़बड़ हो गए इसमें। मतलब प्लेन वायर होगा तो करंट प्लेन वायर से चला जाएगा, तो वैसा नहीं है सर्किट, ऐसा है। आर ये है 2400। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं जी। तो डिफ्लेक्शन 40 डिवीजन का आ रहा है कब, जब आर है 2400, और जब आर को 4900 कर दिया तो डिफ्लेक्शन 20 डिवीजन का आया, यानी कि डिफ्लेक्शन आधा हो गया। डिफ्लेक्शन आधा हो गया मतलब करंट आधा हो गया। अब देखो सर्किट में वोल्टेज सेम है, करंट आधा हो गया, दैट मींस रेजिस्टेंस डबल हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है? तो I डैश becomes I/2। दिस इंप्लाइज जो R डैश है इट शुड बिकम 2R।
क्योंकि वोल्टेज सेम है, करंट होता है V बाय R। तो अगर करंट आधा हो गया तो रेजिस्टेंस को दुगना हो जाना चाहिए। तो बाद में कितना रेजिस्टेंस हो गया, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 4900 प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो फिक्स ही है G। दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस बराबर इन ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस। जो R डैश नया रेजिस्टेंस वो 2R हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस इज 2 टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस। ओल्ड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2400 प्लस R। समझ आया मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि डिफ्लेक्शन 20 डिवीजन हो गया 40 से, तो डिफ्लेक्शन करंट को शो करता है। करंट 40 से 20 डिवीजन आ गया, मतलब आधा हो गया, तो रेजिस्टेंस को डबल होना पड़ेगा। सो 4900 प्लस G इज इक्वल टू 4800 प्लस 2। तो ये जो R है, R की जगह G आएगा 2G। तो यहां से G इज इक्वल टू 100 ओम आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ G। ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो 100 ओम होगा। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। अब पूछा फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होगा। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जब 40 डिवीजन के लिए देख ले करंट कितना था, तो फॉर या 20 के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो, तो 20 वाला आसान लग रहा था 20 देख लेते। फॉर 20 डिवीजन डिफ्लेक्शन करंट वाज 2 वोल्ट बाय, तो ये 100 और वो 4900 यानी कि 5000 ओम आ जाएगा। तो यानी कि आ जाएगा 0.4 और 10 की पावर -3 यानी कि मिली एम्पियर। तो 20 डिवीजन के लिए, टोटल 50 डिवीजन है, तो फॉर 50 डिवीजन जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज द मैक्सिमम करंट, जिसको हम IG भी बोल देते हैं। तो 0.4 बाय 20 इंटू 50 कर देंगे। 0.4 बाय 20 क्या हो गया, पर डिफ्लेक्शन या पर डिवीजन कितना करंट आएगा इंटू 50। तो यह आ गया हमारे पास 0.4 by 2 is 0.2, 0.2 into 5 is 1, तो 1 मिली एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब एक डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए। तो टोटल करंट 1 मिली एम्पियर है, तो जो करंट सेंसिटिविटी है हो जाएगा 1 मिली एम्पियर बाय 50। सॉरी, या दैट इज द थिंग कि कितना करंट पर डिवीजन आएगा। तो 1 मिली एम्पियर बाय 50 करेंगे, यानी कि 1000 माइक्रो एम्पियर बाय 50 पर डिवीजन। ठीक है ना, 50 डिवीजन है यहां पे, तो माइक्रो एम्पियर बाय डिवीजन। तो ये आ जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। दैट मींस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ऑन रेजिस्टेंस बोर्ड फॉर अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन। तो 10 डिवीजन के लिए चेक कर लो कितना रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर 10 डिवीजन आ रहे हैं, यानी करंट की रीडिंग कितनी आ रही है, तो 20 माइक्रो एम्पियर इंटू 10 यानी कि 200 माइक्रो एम्पियर। तो जो करंट है वो आ गया 200 माइक्रो एम्पियर, डिवाइडेड, इसको वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, इतना टोटल रेजिस्टेंस हमको चाहिए, यानी कि आ जाएगा 2000 इंटू 10 की पावर 3 बाय 200। ठीक है, तो आ जाएगा 10 इंटू मतलब 10 किलो। तो 9800 से काम नहीं चलेगा, 9900 लेना पड़ेगा, क्योंकि 9900 लेंगे और 100 ओम गैल्वेनोमीटर का जुड़ जाएगा, तो वो अपने पास 10,000 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, ये एक सिंपल क्वेश्चन ही है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। क्वेश्चन है, व्हेन द स्विच S इज इन द सर्किट शोन is closed, then the value of current I will be। जब स्विच S को क्लोज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी। देखो, सोचो और निकालो आंसर्स। तो देखो, इसमें डायरेक्ट करंट नहीं बता पाते हम, हमको क्या करना होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। उस पोटेंशियल को हमने x मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट C बी x। C वाले पॉइंट का पोटेंशियल हमने x मान लिया।
अब यहां पे हम क्या लगाते हैं, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या कहता है, जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा। अब एक रेजिस्टर में जैसे हम अगर जैसे इन्होंने दे रखा है I1 I2 आ रहा है और I जा रहा है, तो हम I को ऐसे ही बोल सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अब करंट जैसे हम A से C जाता हुआ मान रहे हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, VA माइनस VC बाय R। करंट कैसे लिखा जाता है रेजिस्टर में, अगर यहां का A पॉइंट है, ये B है, और करंट में अगर ऐसे मान रहा हूं करंट को, तो ये लिखा जाएगा VA माइनस VB बाय R। और अगर मैं ऑपोजिट मान रहा होता है ऐसे, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ता, VB माइनस VA बाय R। वेरिएबल में ऐसे ही लिखा जाता है, अपने आप डायरेक्शन मतलब साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो हमने जो डायरेक्शन मानी है करंट वैसे ही जा रहा होगा, नेगेटिव आएगा तो ऑपोजिट। तो आई कहां जाता हुआ मान रहे हैं, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, वो x माइनस 0/2। I1 हम सेंटर की तरफ आता हुआ मान रहे हैं, यानी कि 20 माइनस x/2। और I2 भी सेंटर की तरफ आता हुआ मान रहे हैं, तो कहां से आ रहा है, B वाले पॉइंट से। B का पोटेंशियल 10, तो 10 माइनस x/4। ऐसे डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर अगर कैंसिल करेंगे तो ये 2 बचेगा। तो ये हमारे पास पहले एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 2x प्लस 10 माइनस x। तो ये आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 50, यानी x इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो हमारे पास जंक्शन का पोटेंशियल आ गया। अब जंक्शन का पोटेंशियल आ गया तो हम कोई भी करंट बता सकते हैं। तो हमसे I पूछा है, तो I कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0/2, दैट इज 5 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 10 माइनस 0/2, 5 एम्पियर इज द करंट। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान रखना है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से अप्रोच किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर इफ द लेंथ इज हाफ एंड द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द वायर विल बी। तो क्या होगा अगर लेंथ को आधा कर दिया और रेडियस को डबल कर दिया। तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब बेसिकली बस ये है कि जब हम पावर की बात करते हैं तो करंट कांस्टेंट है या वोल्टेज कांस्टेंट है, क्या चीज हम लेकर चलते हैं। तो एक तो कांस्टेंट वोल्टेज है, तो इसका हम यूज करेंगे। और लेंथ और रेडियस से रेजिस्टेंस को हम रिलेट करना आता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, दैट इज रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर स्क्वायर। अब हमने लेंथ को आधा कर दिया और रेडियस को क्या कर दिया, डबल। तो जो नया रेजिस्टेंस है आर डैश बोलते हैं, आर डैश बाय आर क्या हो जाएगा, तो आर डैश में लेंथ कितनी हो गई, आधी, L/2। और रेडियस जो है डबल कर दिया, यानी कि 2r का स्क्वायर। ये आर डैश हो गया, और पुराने r के लिए L/r² का फैक्टर आ जाएगा। तो जो आर डैश है ये आ जाएगा R/8। तो अगर हमने लेंथ आधी करके रेडियस डबल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस R/8 आ जाएगा। अब अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर आएगी V²/R। अब वोल्टेज तो कांस्टेंट है, अब इसमें I²R यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। और इनफैक्ट कुछ नहीं भी दिया होता तो हमारे घरों में क्या रहती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, तो वो ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब रेजिस्टेंस 1/8 हो गया और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। तो इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, दिस वुड बी दी आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। गुड, नमस्ते रुद्र, हाउ आर यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, a galvanometer with its coil resistance 25 ohm requires a current of 1 milliampere for its full deflection. In order to construct an ammeter to read up to a current of 2 ampere, the approximate value of that shunt resistance should be। ये क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है, तो कितनी वैल्यू का शंट लगाएं। अगर हमें गैल्वेनोमीटर जिसकी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है 1 मिली एम्पियर, उसको 2 एम्पियर के एमीटर में कन्वर्ट करना है।
गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको शंट बोलते हैं। अब जो भी मैक्सिमम करंट हमें मेजर करना है एमीटर से, तो जब मैक्सिमम करंट आएगा मेन ब्रांच से तो गैल्वेनोमीटर से कितना जाता है आईजी, और बचा हुआ कहां से चला जाएगा, शंट से चला जाएगा। इसका रेजिस्टेंस आर जी या जी बोल सकते हैं। अब दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहां से हम शंट की वैल्यू निकालते हैं। ये फॉर्मूला याद भी रखना चाहिए, और बाई चांस याद नहीं है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट याद रखो और फटाफट अगर कॉन्सेप्ट आता है तो हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो शंट की वैल्यू पूछिए यहां पर, तो डायरेक्टली आई जी कितना है 1 मिली एम्पियर यानी कि 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। आर जी कितना है 25 ओम अपॉन आई माइनस आई जी। देखो 2 माइनस 1 मिली एम्पियर करेंगे तो अगर आई जी बहुत स्मॉल होता है तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम आई जी आर जी बाय आई लिख सकते हैं इफ आई जी इज लेस देन आई, क्योंकि 2 में से 1 मिली एम्पियर को माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 ही बोला जाएगा। तो 25/2 आ गया 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम, या 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो वैसे सबका आंसर सही था, गुड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है अब कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स पे। तो ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस याद रखना है हमें कौन से कलर के लिए क्या कोडिंग होती है। तो क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाय। तो वैल्यू क्या होगी और टॉलरेंस कितना होगा। तो ये आंसर तो फटाफट आप दे सकते हो। देखो क्या आंसर आएगा इसका। आंसर निकालने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो पहली बात तो हम सीधे टॉलरेंस से ही कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%, सिल्वर का 10% और कोई कलर नहीं होता है तो फिर 20%। तो सिल्वर है यानी कि टॉलरेंस 10% आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन ये दोनों चले जाते हैं। अब जो कलर कोडिंग होती है तो क्या होती है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड वाइफ, इस तरह की कोडिंग रहती है। तो इसको हम शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और सेकंड भी इसी तरह से आता है और थर्ड में पावर आती है। तो फर्स्ट कलर है रेड, तो रेड मतलब आ गया 2। फिर है वॉयलेट, वॉयलेट मतलब आ गया 27। फिर आता है 10 की पावर, तो ऑरेंज, ऑरेंज में 10 की पावर कितनी आ गई 3। तो दिस इज दी रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट कलर फर्स्ट प्लेस देता है इधर नंबर की, सेकंड कलर सेकंड प्लेस देता है, थर्ड प्लेस 10 की पावर ये देता है अपने को, और ये फोर्थ जो स्ट्रिप है ये टॉलरेंस देती है। तो 27 इंटू 10 की पावर 3 ओम यानी कि 27 किलो ओम, और टॉलरेंस इज 10%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम से भी आ जाता है ये, तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी अब बोर्ड एग्जाम में तो ठीक है टर्म 2 के जो चैप्टर्स है वही आएंगे, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम्स में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, a copper wire is stretched to make it 0.5% longer, the percentage change in its electrical resistance if its volume remains unchanged। तो ये भी रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इस पे भी कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये तो उसमें भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, और देखेंगे तो और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखो, बहुत आसानी से हम कई सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा इसका। देखो इसमें स्मॉल परसेंटेज चेंज की जब बात करते हैं तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन वाला रिजल्ट हम यूज करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है यानी कि ए इंटू एल इज कांस्टेंट, जिसको चलो वी मान लेता हूं मैं, तो ए इंटू एल इज वी। तो रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल, ए को क्या लिख सकते हैं वी बाय एल।
तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, रो और भी कांस्टेंट हो गया। अब लार्ज चेंज के लिए तो हम अलग काम करते हैं, जैसे वही n टाइम्स कर दिया तो पूरा सॉल्व करते हैं, या n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। स्मॉल चेंज के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल वाला रिजल्ट यूज करते हैं। डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डेल्टा एल बाय एल। ये होता है फ्रैक्शनल चेंज। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये हो जाता है परसेंटेज चेंज। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 हो गया परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 हो गया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज किया, 0.5%। तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, 1%। तो यह रहेगा 2 इंटू 0.5, दैट इज 1%। दिस इज द आंसर। तो देखेंगे सिंपल क्वेश्चन ही था, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी स्मॉल परसेंटेज चेंज हो, तो फिजिक्स में कई जगह ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर हमें ये जो डिफरेंशिएशन वाला रिजल्ट है या एरर टाइप का जो रिजल्ट होता है हम वो यूज करेंगे, ठीक है। एरर में इस तरह की चीजें हम करते हैं। बस एरर में क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकाला जाता है तो सब चीजों को ऐड कर देते हैं, जबकि नॉर्मली क्वेश्चंस में हम उसकी पावर के हिसाब से चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है ये, drift speed of electrons when 1.5 ampere of current flows in a copper wire of cross section 5 millimeter is V. If the electron density in copper is 9 into 10 to the 28 per meter cube, the value of V in millimeter per second is close to. तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डेटा कम है, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे करेक्शन है। तो दिस इज मिलीमीटर स्क्वायर, so let me do it with black pen only. Okay, so क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है वो 5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब उसको सॉल्व करो। तो देखो ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो करंट जो है वो किसके बराबर होता है, एन ए ई वी डी। वी डी इज ड्रिफ्ट स्पीड, जिसको वी बोला हुआ है यहाँ पे। तो v की बात कर रहे हैं कि v कितना होगा, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होगी, तो ये हो जाएगा I बाय एन ए ई। तो I दे रखा है 1.5 एम्पियर, n दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 28, a दे रखा है 5 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6, और e है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहां से हमें आंसर निकालना है। तो एक काम करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं 1.5 और 1.6 का, तो यह जाएगा 15 अपॉन ये 9 इंटू 5 इंटू 16। इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं। 10 की पावर में बात करेंगे तो -19 और -6 हो गया -25, तो 28 और -25, नीचे बचेगा 10 की पावर 3, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3। तो 5 से 15 को काट देते हैं, आ जाएगा 3, 3 से 9 को काट देते हैं, आ जाएगा 3। तो आ जाएगा 1/16 इंटू 3 इज 48 इंटू 10 की पावर -3। तो रफली 1/50 जैसा मान ले इसको, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो 1/50 मानेंगे तो 1/50 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा तो 0.2 ओके इंटू, नहीं 1/50 मान रहे हैं ना, सॉरी। तो देखो 1/50 करेंगे। अब देखो कई बार क्या होता है, 1/50 को सोचने में दिक्कत हो सकती है, मेरे को भी होती है, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करें, उसको 1/50 अगर मान रहे तो मैं उसको 100/50 कर देता हूं और इंटू 10 की पावर -2 कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल में कई बार क्या होता है 1/50 को डेसिमल में लिखने में या फटाफट सोचने में दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं भी अब फटाफट सोच रहा था, मैं 0.2 लिख रहा था, तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने क्या किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 की पावर -2 मतलब 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। और एक 10 की पावर -3 ऑलरेडी है, तो हमसे आंसर पूछा है मिलीमीटर पर सेकंड में, तो वो 10 की पावर -3 को हम मिलीमीटर पर सेकंड में ले जाते हैं। तो रहेगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मिलीमीटर पर सेकंड। अब हम बोल सकते हैं 0.02 मिलीमीटर पर सेकंड, इस तरह से। क्योंकि देखो आंसर 2 भी है, 0.2 भी है, 0.02 भी है, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं डेसिमल में, तो वो थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना चाहिए। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक तो I इज इक्वल टू NaEVD, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है ये,
In the given circuit, the internal resistance of 18-volt cell is negligible if R1 is equal to 400 ohm, R3 is equal to 100 ohm and R4 is equal to 500 ohm. ओम है ये, ठीक है, यहाँ पे Q बन गया, तो दिस इज ओम. And the reading of an ideal voltmeter across R4 is 5 volt. R4 के across voltmeter की रीडिंग है 5 volt. तो R2 क्या होगा? तो ये R1 है, ये R2 है, वैसे तो क्लियर है, बाकी ये R3 है और ये R4 है, अगर कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत हो किसी को भी. तो इस तरह से अब जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा. देखो क्या दे रखा है हमको कि रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर अक्रॉस R4 इज 5 वोल्ट. तो R4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट है और R4 500 ओम का है. तो हम यहां से इस ब्रांच का करंट बता सकते हैं. इस ब्रांच का करंट मैं कुछ I1 मान लेता हूं. तो I1 जो करंट R4 में जाएगा वही R3 में जाएगा. तो R4 में कितना जाएगा? तो वोल्टेज अक्रॉस R4 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ R4. तो कितनी वोल्टेज है? 5 वोल्ट अपॉन 500 ओम. तो यह जाएगा 1/100 या 10/1000 लिख देते हैं इसको. 10/1000 में इसलिए लिख रहा हूं कि उसको मिली एम्पियर कर देंगे हम. तो दिस इज 10 मिली एम्पियर. तो यानी कि ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें 10 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा. अच्छा, मैं यहां का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट मानता हूं, यहां का 18 वोल्ट हो जाएगा, यहां का भी 18 वोल्ट हो जाएगा, यहां का 0 हो जाएगा, यहां का भी 0 हो जाएगा. यहां का पोटेंशियल कितना आएगा? तो I1 इंटू R3 प्लस R4. यहां का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, इसको मैं कुछ V1 मान लेता हूं. तो V1 जो है वो आ जाएगा I1 इंटू R3 प्लस R4. तो I1 हमने निकाला 10 मिली एम्पियर इंटू R3 प्लस R4 इज 600 ओम. तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 6000 इंटू 10⁻³ यानी कि 6 वोल्ट. तो यहां का पोटेंशियल आ गया 6 वोल्ट. यही पोटेंशियल यहां का होगा 6 वोल्ट. तो अब हम यहां से जाने वाला करंट बता सकते हैं. तो 18 माइनस 6 बाय R1, 18 माइनस 6 इज 12, 12 बाय 400 यानी कि यहां से जाएगा 12 बाय 4 3 होता है, तो 30 मिली एम्पियर. तो 30 मिली एम्पियर यहां से जा रहा है, उसमें से 10 ऊपर से चला गया, तो इस रेजिस्टर से जाएगा 20 मिली एम्पियर. और इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट. तो फॉर R2 6 इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर इंटू R2. तो जो R2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6/20 इंटू 10⁻³ यानी कि 6000/20. तो 300 ओम. दिस इज द वैल्यू ऑफ R2. तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो इस तरह से इसको हम आसानी से कर सकते हैं. और अगर थोड़ा सा कुछ मेथड लगाते हैं, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वगैरह लेते हैं, तो थोड़ा सा इक्वेशंस थोड़ी वो बन जाती कॉम्प्लिकेटेड और सॉल्व करने में मुश्किल होती. ये सब तरीके भी सीखने हैं कि कैसे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. तो आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. यस, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. और इसी तरह से अपनी पढ़ाई, अपनी जो भी तैयारी है उसको अच्छे से करते रहिए. अपना मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बना के रखिए. अब एग्जाम्स आने वाले हैं, अब हमको और एनर्जी शो करनी है और सीरियसली और डेडिकेशन के साथ अपनी एफर्ट्स करने हैं. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार पक्का से कर लीजिए. और टेस्ट के लिए NTA अभ्यास ऐप पे आप जो है पेपर्स दे सकते हैं. और अगर आपने इतना कर लिया तो देयर आर हाई चांसेस कि आप इजीली जो है अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. चलिए, गुड लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.